एशियन पेंट्स हमारे भारत देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। एशियन पेंट के बाद सेकंड नंबर पे आती है बर्जर पेंट, जो मार्केट के अंदर बात की जाए तो अपनी प्रेजेंस काफ़ी सालों से बना के रखी है अच्छी खासी। और एशियन पेंट का मार्केट अकेली इस कंपनी का 60% के आसपास 50 से 60% का मार्केट एशियन पेंट का इंडिया के अंदर है। और जितनी बाकी कंपनीज़ है उनको फिर इन्होंने 40-45% का मार्केट मिला है। बाकी 60% के आसपास का मार्केट तो आप समझ लीजिए एशियन पेंट का ही है। तो भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट है और काफ़ी पुरानी कंपनी, मार्केट में इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी बड़ी है। तो अभी आपको पता होगा कि शेयर प्राइस वाइज कुछ खास मूवमेंट क्रिएट नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को, खास करके इन्वेस्टर को, जो इसको एशियन पेंट को खरीदना चाहते हैं या जिनके पोर्टफोलियो में है, तो वो कंपनी का Q3 का रिजल्ट जानना चाहते हैं कि कंपनी के अपने जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का रिजल्ट है Q3 का वो कैसा लाएगी। तो उस पॉइंट पे कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट की डेट है वो सब कंपनी ने अपने बात की जाए अनाउंसमेंट में बता दिया है क्वार्टरली अर्निंग के बेस पे। और इन्वेस्टर ने काफ़ी कुछ चीज़ें कॉन्फ्रेंस में बोली थी जिसके हिसाब से कंपनी की डेट, टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को देखने जाएं तो आप यहाँ पर देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं एशियन पेंट की Q3 रिजल्ट के हिसाब से। तो कंपनी में कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान देने की बात यहाँ पे कही गई है और कंपनी ने जो हमें 2025 का डेट टाइम निकाला है और जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो अगले महीने कंपनी का रिजल्ट आने वाला है Q3 का रिजल्ट। और इसने अपने फाइल करते हुए मार्केट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो अपडेट आई है, शेड्यूल निकाला है, उसमें आप देख सकते हो 4 फरवरी 2025 ट्यूसडे यानी कि मंगलवार 4 फरवरी को एशियन पेंट के Q3 के रिजल्ट आ जाएंगे, जो बोर्ड की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है, जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे एशियन पेंट लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है इंडिया की और ये 80 साल पुरानी कंपनी है। 80 ईयर से भी ज़्यादा इसको कंपनी को हो चुका है। और ब्रांड में अगर आप देखोगे तो इसके पास काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिसमें बर्जर, एप्को, एशियन पेंट के नाम से आपको मल्टीपल नज़र आएंगे। जिसमें कंपनी जो यहाँ पे दीवालों के लिए पेंट बनाती है, वॉल कवरिंग बनाती है, वाटर प्रूफिंग टेक्सचर पेंटिंग बनाती है, वॉल स्टिकर्स बनाती है, मर्चेंडाइज टूल्स बनाती है, एडेसिव यानी गोंद वगैरह जो होता है वो बनाती है, मॉड्यूलर किचन के आइटम्स बनाती है, सैनिटरी वेयर हो गया, लाइटिंग हो गई, सॉफ्ट फर्निशिंग की बात करें, UPVC विंडोज़ की बात करें, इन सब को बनाती है। तो डेकोरेटिव बिजनेस से इनका जो पैसा आ रहा है वो 84% का है। इंटरनेशनल बिजनेस से पैसा इनके पास आ रहा है 7% के आसपास। और रेवेन्यू वाइज अगर हम देखेंगे तो एशिया से कमाते हैं 38%, मिडिल ईस्ट से जो एशियन पेंट के पास पैसा आता है वो आता है 37% और अफ्रीका से पैसा आता है 22%। साउथ से पैसा इसके पास 3% के आसपास आता है। तो एशियन पेंट का ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बाहर के मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो। ब्रांड में मैंने आपको ऑलरेडी बोला मल्टीपल ब्रांड है अलग अलग तरीके से जो कंपनी यहाँ पे बना करके बेच रही है। मार्केट में लीडरशिप में अगर आप देखो तो लार्जेस्ट पेंट कंपनी तो इंडिया के अंदर है ही। यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है पेंट कंपनी एशियन पेंट। उसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट एशिया की भी कंपनी है और 8वीं लार्जेस्ट वर्ल्ड की है, यानी कि पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पे आती है। टॉप 10 में 8वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट। दूसरे नंबर में एशिया के मार्केट में आती है और पहले नंबर में भारत देश में आती है। तो यहाँ पर आप समझोगे तो मार्केट वाइज कंपनी का जो पैसा है या फिर कंपनी ने जो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, जो मार्केट रखा है वो आप देखो 55%। देखो लग ही रहा था 55-60% मैंने एक एवरेज रेशियो बताया था। तो 55% मार्केट जो है ये होल्ड करके रखती है अकेली कंपनी। हिस्सेदारी बाजार में जो हिस्सेदारी जो ब्रांड बिकते हैं उसमें 55% एशियन पेंट का ही माल बिकता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। और 60% डेकोरेटिव पेंट में कंपनी का सेगमेंट है, मतलब 60% में अगर कोई डेकोरेटिव पेंट ले जा रहा है तो 60% कंपनी का एशियन पेंट का माल बिकता है और बाकी का 20% ऑटो मार्केट में बिकता है। तो अगर आप देखो तो इंडस्ट्री वाइज एशियन पेंट को लोग भले ही कम जानते हो कि कंपनी का मार्केट के हिसाब से क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट है, लेकिन कंपनी की अगर प्रेजेंस देखोगे तो काफ़ी हाई है। और जो डीलरशिप है, जो नेटवर्क है, जो कंपनी बेच रही है प्रोडक्ट, उसमें 50-55% तो अकेला पूरा पेंट इंडिया के अंदर मात्र एशियन पेंट का बिकता है। तो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में कंपनी कमज़ोर नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। और प्लांट वाइज भी काफ़ी बड़े 17 प्लांट हैं इनके इंडिया के अंदर, 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरे इंडिया के बेस पे मिला के हैं और 28 ज़्यादा आउटसोर्स प्रोसेसिंग सेंटर इनके पास रखे हुए हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी इनकी काफ़ी हाई है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी कुछ टाइम पहले 8,750 करोड़ का किया है। नेक्स्ट 3 ईयर के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए R&D पे भी अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं और मार्केट के हिसाब से पैसा उठाकर कंपनी ध्यान भी दे रही है कि बिजनेस वाइज कैसे ग्रोथ करे होम डेकोर कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप देखो तो टॉप की कंपनी है और टॉप की क्वालिटी का बिजनेस भी चला रही है और ब्रांड प्रेजेंस भी कंपनी का टॉप का है। टाइम पे ROC ROE अगर तो ठीक आपको नजर आएंगे, बट कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो सेल्स
सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का माइनस में, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का माइनस में चल रहा है। और इसको सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है केमिकल इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री को, वो पड़ती है क्रूड ऑयल। जो कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, अगर इसका प्राइस बढ़ता है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उस पॉइंट पे इनकी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, पेंट इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री की। तो क्रूड ऑयल के इंक्रीज़ होने की वजह से, कच्चे तेल के बढ़ने की वजह से, ये लोग क्या कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, अब उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है इनके सेल्स में और प्रॉफिट में, मार्जिन में काफ़ी दबाव पड़ता है। और ये दिक्कत अभी भी टॉप पे है। अगर आप मार्केट में गिरावट की भी रीज़न देखोगे, जिस दिन मार्केट गिरता है तो उसमें क्या, एक तो डॉलर बढ़ने की खबर आती है, एक तो एफआईएस माल बेच रहे ये खबर आती है, और दूसरी चीज़ क्रूड ऑयल का भी मार्केट में हमेशा आप देखना एक नाम मेंशन होता है। कई लोग बताते भी हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो मार्केट गिर गया। तो ये चीज़ें हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है पेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्रूड ऑयल भी बना हुआ है एशियन पेंट के लिए, और अभी दबाव है। और इसी रीजन से 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी 23% के लॉस में बैठा है, 6 महीने वाला भी 22% के लॉस में बैठा है। और पी रेशियो के पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मार्केट के हिसाब से कंपनी का जो पी है वो टॉप का 120 का था, एवरेज पी इसका 80-76 के आसपास का था। लेकिन अभी इसकी कंडीशन ऐसी आ गई कि ये इसका जो पी है वो 40+ है, मतलब 40-45 के आसपास का है। तो ये अभी काफ़ी चीप प्राइस पे, बहुत ही सस्ते रेट पे एशियन पेंट का स्टॉक आया है। और कंपनी का जो 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 20% का है, 3 साल का आरओई अच्छा है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है। और पेंट इंडस्ट्री में सबसे पहले तो चीज़ कंपनी है, तो खत्म नहीं होने वाली। आज भले ही इसकी आप गिरावट देख रहे हो शेयर प्राइस में, पर ऐसा नहीं कि आज के 5 साल बाद कंपनी चलेगी ही नहीं या 10 साल बाद नहीं चलेगी। इसका मार्केट में जो नाम है वो काफ़ी बड़ा है, प्रेजेंस काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे में अभी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट इसका घट गया है, 1200 करोड़ से सीधे कंपनी का प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास आ गया है। इस वजह से कंपनी में शेयर प्राइस में गिरावट है। लेकिन अगर कंपनी के 4 फरवरी को रिजल्ट आने वाले, मैंने आपको बोला कि डेट यहाँ पे देखो, 4 फरवरी को रिजल्ट आने वाले हैं कंपनी के Q3 के। अगर ये रिजल्ट सही निकल के आते हैं तो कंपनी में डेफिनेटली बड़े इन्वेस्टर फिर से ध्यान देंगे और फिर से एक तेजी भी आ सकती है। तो ये डेट है 4 फरवरी 2025 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके एशियन पेंट के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट 5500 करोड़ के आसपास का होता था, अभी 4600 पहुंच गया पूरे साल भर का। तो प्रॉफिट घटा है, जिसकी वजह से दबाव इसमें नज़र आ रहा है। और इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखोगे, मैं आपके सामने एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देखो, इंडस्ट्री वाइज अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगी कि इसी कंपनी की हालत ख़राब नहीं है। बर्जर पेंट तो 10% पे बैठी है, लेकिन उसके भी शेयर प्राइस डाउन है। कंसाई नेरोलेक का भी 1% का प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके अलावा शालीमार पेंट्स और इंडिगो पेंट्स, इन सब में भी कुछ खास पहले के हिसाब से ग्रोथ नहीं है। तो सभी में दबाव नज़र आ रहा है, ये अकेली कंपनी नहीं है। बट अगर आप देखो तो ये बड़ी कंपनी है, अगर ये इंडस्ट्री की सेक्टर लीडर है, अगर ये अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पाएगी तो फिर दूसरी कंपनीज के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ेगा, इस होप में भी कई बार बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसमें शेयर होल्डिंग के पॉइंट से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एफआईएस कुछ खास माल बेच भी नहीं रहा है, खरीद भी नहीं रहा है, 15% के 15% पे बैठा है। डीआईएस की बात करें तो ऐसी कंपनी से मौका नहीं छोड़ते हैं, और डीआईएस की होल्डिंग आप देखो 11% से अब 13% पहुंच गई है। हर क्वार्टर में, जितने क्वार्टर में कंपनी के अंदर शेयर प्राइस नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो उस पॉइंट पे डीआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बड़े बड़े फंड हाउस, रिसर्च फंड अपना पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसे में एशियन पेंट भी आपके डेफिनेटली वॉच लिस्ट के बेस पे होना चाहिए। इसलिए इसको हमने डिस्कस किया कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, बट बड़ा प्लेयर जो है इस गिरावट में भी काफ़ी फोकस के साथ यहाँ पे ध्यान दे रहा है एशियन पेंट पे। तो डेफिनेटली आपकी भी वॉच लिस्ट के बेस पे एशियन पेंट रहना ज़रूरी हो जाता है।